नमस्ते। ये है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट अध्याय 6। इस अध्याय में हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, जब आपातकाल की घोषणा की गई थी और देश में आपातकाल लागू किया गया था। यहाँ पर हम देखेंगे आपातकाल क्यों लागू किया गया था, क्या ये आवश्यक था, इसको लागू करने का क्या मतलब था, क्या परिणाम, इससे क्या परिणाम हुआ, दलगत राजनीति में इसका क्या परिणाम हुआ, आपातकाल से भारतीय लोकतांत्रिक ने क्या सबक सीखा। यह अब हम आते हैं 1975 की आपातकाल की पृष्ठभूमि। आपातकाल के क्या कारण थे? इसके बेसिकली क्या थे? 3 कारण थे। एक आर्थिक संदर्भ, दूसरा था राजनीतिक कारण और तीसरा था सरकार और न्यायपालिका के बीच के संघर्ष। पहला क्या है? आर्थिक संदर्भ। इसमें भी कई कारण थे। 1971 में जो कांग्रेस इंदिरा गांधी की सरकार है, ये करीबी हटाओ नारे का उपयोग करके इन्होंने संसद चुनाव भारी मतबह से जीता था, लेकिन जनता से इसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। दूसरी बात क्या हुई? बांग्लादेश, जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाया जाता था, उस संकट के कारण के दौरान करीब 80 लाख लोग भारत में शरणार्थी के रूप में आए। शरणार्थी के रूप में आए तो उससे सरकार को इनको सपोर्ट देना पड़ा, इनको आर्थिक सहायता भी देनी पड़ी। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के कारण पाकिस्तान, जो आपकी पश्चिमी पाकिस्तान, जो आपका पाकिस्तान है, उनके साथ भारत का युद्ध हुआ। उसके बाद से अमेरिका ने भारत की आर्थिक सहायता करना बंद कर दिया, उसमें रोक लगा दी। तेल मतलब कि पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई, वस्तु के मूल्य यानी महंगाई बढ़ गई। 23% महंगाई 1973 में और 30% करीब 1974 में बढ़ गई। और दूसरा क्या हुआ? औद्योगिक विकास और उनका उत्पादन भी कम होने लगा, उससे बेरोजगारी बढ़ गई। जब फैक्ट्री में औद्योगिक विकास कम होने लगा तो लोगों को हटा दिया गया, फैक्ट्री से हटा दिया गया, तो उससे बेरोजगार बढ़ गया। सरकार ने भी वेतन में कटौती कर दी, सरकार को भी पैसे चाहिए थे, वो भी क्या करें। किसानों को भी इसका प्रभाव पड़ा। 1972-73 में मॉनसून विफल हो गया, उससे कृषि उत्पादन में करीब 8% की कटौती आ गई। इसके अलावा क्या हुआ कि ये जो थे छात्रों ने आंदोलन करना भी चालू कर दिया, क्योंकि इतने कई सब लोग इतना स्ट्रगल कर रहे थे, इतनी ज्यादा मुसीबतें थी सब तरफ। और वेस्ट बंगाल जो है, पश्चिमी बंगाल में मार्क्सवादी, इनको कहते हैं माओवादी या नक्सलवादी भी कहते हैं, इनकी गतिविधियां बढ़ गई। ये लोग अमीर जमींदारों से पैसे लेके गरीबों में बांट रहे थे और हथियार भी उठा रहे थे। इसी पर एक थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा और अलग से बताना चाहती थी कि एक फिल्म आई थी 1084 की माँ। उसमें जया बच्चन एक नक्सलवादी की माँ बनी थी। उस पे एक पिक्चर बनी थी, करीब आई थी 1998 में। आपने नहीं देखी हो तो कोशिश कीजिए कहीं देख सके। अब दूसरा कारण था गुजरात और बिहार आंदोलन। जनवरी 1974 में गुजरात के छात्रों ने भोजन की बढ़ती कीमतें, खाना पकाने के तेल और भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध में प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों ने भी इनका साथ दिया। मोरारजी देसाई, जो कांग्रेस ओ में थे, उन्होंने उस टाइम पे जो गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा था, उसके खिलाफ भी आवाज उठाई। उसके कारण बाद में क्या हुआ? 1974 में आंदोलन हुआ। 1975 में जो चुनाव हुए गुजरात में, उसमें इंदिरा गांधी की सरकार बुरी तरह से हार गई। ये हुआ गुजरात की बात। अब देखते हैं बिहार में क्या हुआ। बिहार में भी 1974 में छात्र आंदोलन हुआ। उन्होंने कहा, जयप्रकाश नारायण को आह्वान दिया कि आप हमारे साथ, हमारे को हमें समर्थन दीजिए। जयप्रकाश नारायण ने 2 शर्तें लगाई, एक तो आंदोलन अहिंसा पर चलेगा और दूसरा राष्ट्रव्यापी होगा। और दोनों शर्तें छात्रों ने मान ली। 1975 में जेपी ने
संसद में लोगों के मार्च का नेतृत्व किया, संसद के बाहर नेतृत्व हुआ। ये राजधानी दिल्ली में आयोजित अब तक के सबसे बड़ी राजनीतिक रैली में से एक था। आलोचकों ने इसे इंदिरा गांधी के नेतृत्व के विरोध के रूप में देखा, मगर ये जो दोनों बात हुई गुजरात में और बिहार में, ये राज्य सरकार के खिलाफ थी, इंदिरा गांधी के नेतृत्व के खिलाफ नहीं थी, मगर सबने उनको उस रूप में देखा। एक और क्या इसके अलावा से क्या घटना हुई, 1974 में ही जॉर्ज फर्नांडिस ने रेलवे की हड़ताल की घोषणा की। सरकार ने इसे अवैध घोषित कर दिया और नेताओं को, जो विरोधी नेता थे, उन सबको गिरफ्तार कर लिया और सेना को तैनात कर दिया। 20 दिनों के बाद बिना किसी समझौते के इस हड़ताल को सरकार ने बंद कर दिया। अब हम तीसरी बात देखते हैं, न्यायपालिका से संघर्ष। इसमें क्या था कि 3 मौलिक विवाद उठे थे। एक पहला था प्रश्न समझ लीजिए, क्या संसद मौलिक अधिकार का हनन कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नहीं कर सकती है। दूसरा प्रश्न था, क्या संसद संपत्ति के अधिकार पर अंकुश लगा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नहीं कर सकती। तीसरा था, क्या संसद यह कहते हुए संविधान में संशोधन कर सकती है कि वह निर्देशिक सिद्धांतों को प्रभावी करने के लिए मौलिक अधिकारों का हनन कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नहीं। और इन्हीं तीनों मुद्दों पर एक और हुआ उसी समय कि 1973 में केशवानंद भारती मुकदमे का फैसला हुआ। उसमें क्या था, संसद को संविधान के मूल ढांचे को पलटने का अधिकार नहीं है, ये फैसला आया। सरकार को एकदम मान्य नहीं था ये सब कि उच्च न्यायालय हमारे जो अधिकार है, जो संसद के अधिकार है, उन पे कैसे अंकुश लगा सकती है। तो उसमें और ज्यादा विवाद इस बात से हो गया कि 1973 में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति A.N. रे की नियुक्ति की गई। वैसे क्या होता था, जो सबसे सीनियर होता था न्यायाधीश, उसी को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता था, मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ और सरकार ने A.N. रे को नियुक्ति कर दी। इसके अलावा एक और बात क्या हुई अलग से कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला था कि चुनाव में सरकारी कर्मचारियों के उपयोग के कारण इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव को अमान्य अधिकार दिए जाए। ऐसा समाजवादी नेता राजनारायण द्वारा 12 जून 1975 को दायर की याचिका जो दायर हुई थी, उसमें उन्होंने ऐसा कहा। तो 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट के आदेश पर को अंकुश लगा दिया गया, रोक लगा दी गई। आपातकाल की घोषणा, संकट और सरकार का फैसला। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला 12 जून 1975 का हुआ था। चुनाव में सरकारी कर्मचारियों के उपयोग के कारण इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया गया, ऐसा राजनारायण ने जो याचिका दायर की गई थी। और 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के इस्तीफा की मांग की और दिल्ली के रामलीला मैदान में 24 जून 1975 को एक विशाल प्रदर्शन किया। जेपी ने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की और सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अनैतिक और अवैधानिक आदेशों का पालन न करें। 25 जून को आपातकाल की घोषणा हुई। अनुच्छेद 352 देश में अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका के कारण। तो 24 जून को जेपी ने आह्वान किया, 24 जून को ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और 25 जून को आपातकाल की घोषणा कर दी गई। ये सब देखिए कैसे हुआ, एक तरह से बहुत छुपे छुपे हुआ। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश में अंदरूनी गड़बड़ियों की आशंका के कारण घोषणा की गई। इसको राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भी रजामंदी दे दी। उसी रात को सब बड़े अखबारों की बिजली काट दी गई। विपक्षी दलों के नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
और 26 जून को एक विशेष मंत्रिमंडल बैठक में इन बातों की सूचना की गई कि आपातकाल लागू हो चुका है। इसका परिणाम क्या हुआ? काफी सारे बुरे परिणाम हुए। एक तो हुआ कि सरकार ने हड़ताल पर रोक लगा दी, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया, प्रेस की आजादी पर रोक लगा दी। रोक लगा दी मतलब अखबार छापने से पहले सरकार की अनुमति आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात ए इस्लामी पर भी जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों के मौलिक अधिकार निष्प्रभावी कर दिए गए। सरकार ने निवारक नजरबंदी का प्रयोग किया। प्रत्यक्षीकरण याचिका पर भी रोक लगा दी, मतलब अगर किसी को सरकार ने गिरफ्तार किया है तो वह न्यायालय में इस बात की चुनौती नहीं दे सकता। विरोध में आपका अखबार जो थे वो खाली जगह छोड़ने लगे। उन्होंने कहा हम क्यों छापें, आप जो चाहते हैं कि आप जो चाहते हैं वही छापें, हम तो ऐसा नहीं करेंगे। लेखकों ने भी पुरस्कार वापस कर दिए। संविधान में फिर सरकार ने कहा कि संशोधन करेंगे। 42वां संशोधन था, लगाया उन्होंने कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद को कोई चुनौती नहीं दे सकता। ये जो आपने सुना अभी देखा था ना, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उन्होंने ऐसा करा। विधायकों का कार्यकाल भी उन्होंने कहा 5 से बढ़कर 6 साल कर दे और आपातकाल के दौरान चुनाव स्थगित किए जाएंगे। मतलब कि होता था हमारे कि 5 साल में चुनाव होते थे। 1971 में चुनाव हुए, उसके बाद 1976 में होने चाहिए थे, मगर आपातकाल की घोषणा हो गई तो 1 साल उन्होंने वैसे बढ़ा दिया और कहा कि विधायकों का कार्यकाल भी 1 साल बढ़ा दें। तो मतलब कि अब 1978 में चुनाव होने। आपातकाल के संदर्भ में विवाद। भारतीय राजनीति में आपातकाल सबसे विवादास्पद था। आपातकाल घोषित करने की आवश्यकता के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण है। संविधान द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए या दुरुपयोग करते हुए सरकार ने लोकतांत्रिक कामकाज को निलंबित कर दिया। मई 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने आपातकाल की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.सी. शाह की अध्यक्षता में एक आयोग बैठाया। उसे कहते हैं शाह आयोग। जो हमने देखा ना पहले कि आपातकाल के दौरान क्या हुआ, ये सब शाह आयोग ने ही बताया। अब देखते हैं कि आपातकाल क्या जरूरी था। इसके दोनों हैं, तर्क और वितर्क। सरकार ने क्या तर्क दिया कि विपक्ष को सरकार को अपनी नीतियों के अनुसार शासन चलाने की अनुमति देनी चाहिए। बार बार धरना प्रदर्शन, सरकार पर निशाना, गैर संसदीय राजनीति से अस्थिरता होती है। आलोचकों ने कहा, लोगों को प्रदर्शन का अधिकार है। भारत में इन शांतिपूर्ण विरोधों का इतिहास है। यदि वो विरोध हिंसक होता तो लोगों के खिलाफ अदालती मामले होते। खतरा देश की एकता और अखंडता को नहीं था, बल्कि सत्ताधारी पार्टी, विशेष रूप से इंदिरा गांधी को ही था। इसीलिए आपातकाल हुआ और वो गलत था। आपातकाल के दौरान क्या हुआ? पक्ष में सरकार ने कहा कि वे कार्य प्रभावशीलता बढ़ाना और गरीबों के कल्याण के लिए काम करना चाहती थी। 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जैसे भूमि सुधार, भूमि पुनर्वितरण, कृषि मजदूरी पर पुनर्विचार, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, बंधुआ मजदूरी की समाप्ति। प्रारंभिक महीनों में मध्य वर्ग इससे बड़ा खुश था कि आंदोलन समाप्त हुआ, ये बार बार के हड़तालें खत्म हुई और ये रोक लगाते थे सब खत्म हुई। गरीब और ग्रामीण लोगों को इन कल्याणकारी कार्यक्रमों से काफी उम्मीदें थी। मगर इसमें क्या हुआ, ये जो पक्ष के आगे वितर्क में आपातकाल के सरकार द्वारा वादे पूरे नहीं किए गए। निवारक नजरबंदी पर बड़े सवाल उठे। जो ये अभी हमने देखा था ना, करीब 600 से ऊपर नेताओं और 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये लोग अभी न्यायालय में जाके ये भी नहीं बोल सकते हैं कि हमें क्यों गिरफ्तार किया है। प्रेस पर भी गंभीर प्रतिबंध हुआ, बिजली काट दी गई, प्रेस भी नहीं ठीक ढंग से काम कर सकती और काफी लोग आधिकारिक
पद पर ना होने पर भी सरकार की ताकत का इस्तेमाल किया। दिल्ली में ही काफी झुग्गी बस्तियों को हटाया गया और उनकी जबरन नसबंदी की गई। आपातकाल के क्या सबक थे? भारत में लोकतंत्र को खत्म करना मुश्किल है। अब देखिए, आपातकाल हुआ, उसके बाद भी चुनाव हुए, आराम से शांतिपूर्ण चुनाव हुए। दूसरे, इसलिए संविधान में आपातकाल के प्रावधान के बारे में कुछ अस्पष्टताएं सामने लाई, जो तब से उसके बाद से उनको सुधारा गया है। जैसे था, पहला था आंतरिक आपातकाल केवल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जा सकता है और ये आवश्यक है कि राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने की सलाह केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिखित रूप में देनी चाहिए। आपको ध्यान है, मैंने बताया था कि मंत्रिमंडल को भी अगले दिन बताया गया था। नागरिक स्वतंत्रता के मूल्य से सभी को अवगत कराया। समस्या जो बनी हुई थी वो अभी भी बनी हुई है। प्रशासन और पुलिस राजनीतिक दबावों के प्रति संवेदनशील है। अब आते हैं हम आपातकाल के बाद की राजनीति में। ये चला करीब 18 महीने। जनवरी 1977 में नए चुनावों की घोषणा की गई और मार्च में ये चुनाव हुए उसी साल। विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ के नारे पर चुनाव लड़ा। कई विपक्षीय पार्टियां एकजुट होकर जनता पार्टी के नाम से एक नई पार्टी बनाई गई। जयप्रकाश नारायण ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया। कांग्रेस के कुछ नेता भी इसमें शामिल हुए। उनमें से मूल थे जगजीवन राम, जिन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के नाम से एक नई पार्टी बनाई थी, वो भी इसमें शामिल हुए। इस चुनाव में 542 सीटों में से जनता पार्टी को करीब 200-300 सीटें मिली और अन्य दलों के साथ इन्हें बहुमत मिला 330 सीटों से। कांग्रेस को करीब 150 सीटें मिली। कांग्रेस को यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में कोई भी नहीं मिली। राजस्थान, मध्य प्रदेश में केवल एक। मगर आप देखिए, जनता पार्टी मुख्य रूप से उत्तर भारत में ही जीती, क्योंकि वहीं पर आपातकाल का प्रभाव सबसे ज्यादा था। गुजरात में आंदोलन था, बिहार में आंदोलन था। इसका प्रभाव दक्षिण भारत में कुछ नहीं हुआ ज्यादा। दक्षिण भारत में कांग्रेस जैसी पहले थी वैसी की बाद में भी रही। मोरारजी देसाई की जो सरकार थी करीब 18 महीने चली। उसके बाद आए अंदरूनी फूट के कारण उसके बाद आए चौधरी चरण सिंह, जो कि 4 महीने तक प्रधानमंत्री बने। 1980 में वापस से चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस वापस से बहुमत में आ गई 350 सीट के साथ। सबसे सबक क्या हुआ इस बात का कि अगर सरकार अस्थिर और झगड़ालू है तो मतदाता उन्हें दंडित देंगे। और विरासत क्या है इस आपातकाल की? कांग्रेस ने एक समाजवादी और गरीब समर्थक पार्टी के रूप में अपनी पहचान बनाई। 1977 के चुनावों में उत्तरी राज्यों ने पिछड़ी जातियों के नेताओं के साथ गैर कांग्रेसी शासन को चुना और 1979 में बैठाया गया मंडल आयोग, जो यह सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए बनाया गया था। इन्होंने पिछले वर्गों की आरक्षण की सिफारिश की, जो आप हम आज तक भी देख सकते हैं। अभी भी आरक्षण बरकरार है पिछड़े वर्गों के लिए। ये सब मंडल आयोग की सिफारिश के कारण है। अब मैं आपको एक बार दिखाना चाहती थी कि ये समय जो हुआ वो कैसे हुआ। 1971 में देखिए, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। उसके बाद राजनीतिक, आर्थिक और न्यायिक मुद्दों के कारण 1975 में 4 साल के भीतर जून में आपातकाल की घोषणा की गई। 1.5 साल तक आपातकाल रहा और 1977 में नए चुनाव हुए, जिसमें जनता पार्टी में पहली बार कांग्रेस के अलावा कोई नई पार्टी उसमें सत्ता में आई। मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने। 1979 में शाह कमीशन ने आपातकाल की जांच की। मंडल कमीशन ने पिछड़ी जातियों के आरक्षण की सिफारिश की। 1979 में चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री बने। मगर इन सब की
एकजुट ना होने के कारण 1980 में फिर से चुनाव हुए, 3 साल के भीतर फिर से चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस फिर से सत्ता में आ गई। ये आप देखिए एक और, पहले हम देखा था, एक मैंने आपको फिल्म के बारे में बताया था, हजार चौरासी की माँ। एक दूसरी और फिल्म बनी थी करीब 2005 में, हजारों ख्वाहिशें ऐसी। ये भी आपातकाल के बारे में ही बनी थी। देखिए आप इसको देख सकें तो। धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्ते।